Hello guys, welcome back to the channel. So today we are discuss drugs of the respiratory system. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली बात करेंगे ब्रोंकियोडायलेटर की, एक्सपेक्टोरेंट की और एंटीट्यूसिव ड्रग्स की एंड म्यूकोकाइनेटिक्स ड्रग्स की। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो हम लोग करेंगे ब्रोंकियोडायलेटर से। तो ब्रोंकियोडायलेटर जो बेसिकली ट्रीट करता है दो कंडीशन को, एक तो सीओपीडी और दूसरी अस्थमा। तो सीओपीडी और जो अस्थमा कंडीशन है, इन दोनों के अंदर जो हमारी ब्रोंकाई होती है उनका जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता, ब्रोंकियोस्पाज्म होता। ब्रोंकियोस्पाज्म एक कंडीशन है जिसके अंदर जो ब्रोंकाई होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती, उनका डायमीटर कम हो जाता और जो ब्रीथिंग करने की और ऑक्सीजन और गैस एक्सचेंज करने की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो बात कर रहे हैं अस्थमा की। तो द ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट ब्रोंकियल अस्थमा आर कॉल्ड एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स। जो ब्रोंकियल अस्थमा को ड्रग यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए, उन ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं एंटी एस्थमेटिक ड्रग। तो ये जो अस्थमा कंडीशन है वो क्या है बेसिकली? तो अस्थमा क्या है? अस्थमा क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे। जो हमारी एयरवे और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर क्रोनिक मतलब लंबे टाइम से इन्फ्लामेशन की प्रोसेस चलती रहती और जो ब्रोंकाई हो जाती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे जो ब्रोंकाई का डायमीटर हो जाए वो डिक्रीज हो जाता है। तो अस्थमा इज द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द एयरवे, इट अकर ड्यू टू। और जो अस्थमा की कंडीशन है वो बेसिकली अकर होती है हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। जो अपना ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री होती है उन वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस शो करने लगते हैं। उस कंडीशन की वजह से अस्थमा की कंडीशन अराइज हो जाती है। तो अस्थमा की जो कंडीशन है उसमें बेसिकली साइन और सिम्टम क्या आते हैं? तो डिस्पीनिया आता है, वीजिंग आता है और ड्राई कफ आता है। डिस्पीनिया का मीनिंग होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, वीजिंग मतलब घरघराहट वाली साउंड आने लगती है और ड्राई कफ का प्रोडक्शन मतलब कफ का प्रोडक्शन होने लगता है अस्थमा के अंदर। तो ये सब जो साइन और सिम्टम है वो क्यों अराइज होते हैं? तो ये बेसिकली अराइज होते हैं ब्रोंकियोस्पाज्म। ब्रोंकियोस्पाज्म मीनिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकाई एंड डिक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई के डायमीटर में डिक्रीज होने लगता है, उसको ही बोलते हैं ब्रोंकियोस्पाज्म। तो ब्रोंकियोस्पाज्म की वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है। और इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन, जो ब्रोंकियल सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है। और ब्रोंकियल म्यूकोसा, जो म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा इरिटेट होता है तो म्यूकोसा का प्रोडक्शन भी ओवर होने लगता है, उस कंडीशन में भी अस्थमा की कंडीशन अराइज हो सकती है। अब बात कर रहे हैं जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मतलब रिस्क फैक्टर या फिर जो ट्रिगर फैक्टर है जो अस्थमा की कंडीशन को स्टिमुलेट करते हैं। तो अस्थमा की कंडीशन को स्टिमुलेट करते हैं बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो अपना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है अस्थमा के लिए। एलर्जेंस, एलर्जेंस वो एजेंट होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन हो गया, डस्ट हो गया, ये सब पार्टिकल है वो बेसिकली एलर्जी कॉज करते हैं। जो भी पर्सन हाइपर सेंसिटिव होते हैं उनको एलर्जी कॉज हो जाती है पॉलन ग्रेन से, हाउस डस्ट से या फिर स्मोकिंग करते हैं तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी भी एक कॉज है अस्थमा का। और कोल्ड और ड्राई एयर, बहुत ज्यादा कोल्ड और ड्राई एयर है वो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको इरिटेट करती है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अस्थमा की कंडीशन और सीओपीडी दोनों की कंडीशन के अंदर जो अपनी जो ब्रोंकाई होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो उनको इस कंडीशन में जब वो ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हुई तो हमें ऐसे ड्रग देने पड़ेंगे जो ब्रोंकाई को डायलेट करें। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर बेसिकली हम लोग ब्रोंकियोडायलेटर यूज करते हैं। तो ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग्स यूज करते हैं इन दोनों कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना। तो ब्रोंकियोडायलेटर क्या होते हैं? तो जो ब्रोंकियोस्पाज्म होता है, ब्रोंकियोस्पाज्म क्या होता है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकाई। तो ब्रोंकियोस्पाज्म होता है ब्रोंकाई का, वो बेसिकली होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल हमारी प्रेजेंट होती है ब्रोंकाई के अंदर और जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, उनका कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, वो सिकुड़ने लगती है। तो उसी की वजह से ब्रोंकियोस्पाज्म कंडीशन अराइज होती है। जब ब्रोंकियोस्पाज्म कंडीशन अराइज हो जाती है तो डिस्पीनिया और डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन होने लगता है। जब ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाएगा तो अच्छे से सांस ले नहीं पाएंगे, तो डिफिकल्टी होगी, तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन और डिस्पीनिया की कंडीशन अराइज होने लगती है। तो इनको हम ट्रीट करने के लिए ब्रोंकियोडायलेटर देते हैं। ब्रोंकियोडायलेटर वो ड्रग्स हैं जिनके पास एबिलिटी और कैपेसिटी है टू डायलेट द ब्रोंकाई। तो ये जब हम ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग देते हैं किसी भी पर्सन को जिसको अस्थमा की कंडीशन हो रखी है या फिर सीओपीडी कंडीशन हो रखी है, उनको हम लोग ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग देंगे। तो ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग के पास कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है,
तो जो ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है उसको डायलेट करते हैं वो लोग। तो हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रोंकियोडायलेटर, तो कोई भी मतलब कोई भी फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, कोई भी डिजीज कंडीशन कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है क्लासिफिकेशन। तो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रोंकियोडायलेटर। तो ब्रोंकियोडायलेटर का जो फर्स्ट क्लास है वो है सिंपैथोमिमेटिक्स। ये जो फर्स्ट क्लास है सिंपैथोमिमेटिक्स, तो सिंपैथोमिमेटिक्स के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं? तो साल्ब्यूटामोल आता है, टेरब्यूटालाइन आता है, साल्मिट्रॉल आता है और फॉर्मिट्रॉल आता है। ये चारों ड्रग है वो आते हैं सिंपैथोमिमेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट जो इसका क्लास है वो है मिथाइल जेनथिन्स। तो मिथाइल जेनथिन्स के अंदर कौन कौन से, मतलब इसके क्या क्या एग्जांपल हैं? तो जितने भी ड्रग्स है जिनके लास्ट में फाइलिन लगा है वो सब आते हैं मिथाइल जेनथिन्स के अंदर, जैसे थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन और डॉक्सीफाइलिन। लास्ट में ये फाइलिन टर्म आ रहा है जिन भी ड्रग्स के अंदर, वो सब मिथाइल जेनथिन्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है वो एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक एक क्लास है, उसके अंदर कौन कौन से ड्रग होते हैं उसके एग्जांपल, तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, और जो सेकंड आता है इसके अंदर वो होता है टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये दोनों ड्रग्स होते हैं वो आते हैं एंटीकोलिनर्जिक के अंदर। जो नेक्स्ट क्लास है वो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर के अंदर भी दो ड्रग आते हैं, एक तो आता कीटोटिफिन आता है, दूसरा आता सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफिन ये दोनों आते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर के अंदर। जो नेक्स्ट क्लास है वो ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट के अंदर फिर से दो ड्रग आते हैं, एक तो मोंटेल्यूकास्ट आता है, मोंटेल्यूकास्ट, और दूसरा आता है जेफ्राल्यूकास्ट। ये दोनों ड्रग आते हैं ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट के अंदर। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास की, वो एंटीजन आईजी एंटीबॉडीज। इसके अंदर एक ही ड्रग आता है, उसका नाम होता है ओमालीजुमेब। ओमालीजुमेब आता है एंटीजन आईजी एंटीबॉडी के अंदर। जो लास्ट इसका क्लास है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइडेड है, एक तो है सिस्टमैटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दूसरे इनहेलर या फिर इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो जो सिस्टमिक है उसके अंदर आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन वो आते हैं सिस्टमिक के अंदर, और इनहेलेशन के अंदर आते हैं डिक्लोमेथासोन और फ्लूटिकासोन। ये दोनों आते हैं इनहेलेशन के अंदर। तो इनहेलेशन के अंदर दो ड्रग आते हैं, एक तो आता डिक्लोमेथासोन, दूसरा आता फ्लूटिकासोन। ये दोनों ड्रग आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर। नेक्स्ट इज सिंपैथोमिमेटिक्स। तो जो क्लासिफिकेशन हमने जो पढ़ा था उस क्लासिफिकेशन को डिटेल में हम लोग देखेंगे। जितने भी क्लास है उन सब क्लासों की हम लोग पर्टिकुलर बात करेंगे। तो जो फर्स्ट क्लास की हम बात करने वाले वो है सिंपैथोमिमेटिक्स। तो सिंपैथोमिमेटिक जो होता है वो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता उसकी तरह ही अपना एक्शन बिल्कुल उसका सिमिलर होता सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता, जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता तो उस टाइम पे वो जो ब्रीथिंग रेट होता उसको इंक्रीज कर देता और जो ब्रोंकाई होती उनको डायलेट कर देता। तो उसी की तरह जो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स है वो भी जो रेस्पिरेशन रेट है उसको इंक्रीज करेंगे और ब्रोंकाई को डायलेट कर देंगे। ठीक है ना। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है सिंपैथोमिमेटिक्स का, तो बीटा रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है ना। तो जो बीटा रिसेप्टर सेल प्रेजेंट है ब्रोंकाई के अंदर उनका स्टिमुलेशन कराते हैं सिंपैथोमिमेटिक ड्रग। तो जो ये सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है ये स्टिमुलेट करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स को। जब बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं तो उससे ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट शो होता है, ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट होता है और इंक्रीज इन द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। जो भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होते हैं वो भी डिक्रीज हो जाते हैं, तो इजीली जिससे जो ब्रोंकाई है वो डायलेट हो जाती है। अब इसकी डोज की बात करें तो 12 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं उनके अंदर जो डोज देते वो देते 1.25 से 5 mg एवरी 4 to 8 आवर। 4 से 8 घंटे के अंदर में 1.25 से 5 mg डोज उसको देंगे एडल्ट के अंदर। ठीक है ना। साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आते मसल ट्रेमर्स होने लगते, पाल्पिटेशन मतलब हार्ट बीट वगैरह फील होने लगती, रेस्टलेसनेस और एडिमा, ये इसके साइड इफेक्ट है। जो नेक्स्ट हमारा क्लास था वो था मिथाइल जेनथिन्स। तो मिथाइल जेनथिन्स भी यूज होते हैं ब्रोंकोस्पाज्म को ट्रीट करने के लिए। मेनली अस्थमा के अंदर क्या हो रहा था, ब्रोंको स्पाज्म हो रहा था, जो ब्रोंकाई हो रही थी उनका जो डायमीटर हो रहा वो डिक्रीज हो रहा था, तो उसी को ट्रीट करने के लिए मिथाइल जेनथिन्स भी देते। तो थियोफाइलिन और कैफीन है, जो ये दोनों ड्रग्स है थियोफाइलिन एंड कैफीन, ये ऑब्टेन होते हैं नेचुरल रिसोर्स से, मतलब प्लांट्स वगैरह से ये दोनों ड्रग्स ऑब्टेन किए जाते हैं।
अब मोड ऑफ एक्शन की बात करें मिथाइल जेनसेंस की, तो मिथाइल जेनसेंस का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? तो मिथाइल जेनसेंस बेसिकली दो तरह से वर्क करते हैं। एक तो इनिबिशन ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टेस एंजाइम, जो पीडी एंजाइम होती है उसको इनिबिट कर देते। जो पीडी एंजाइम है फॉस्फोडाइएस्टेस एंजाइम, उसका फंक्शन क्या होता है? वो जो एएमपी साइकिल है उसको डिक्रीज कर देता है। जब वो एएमपी साइकिल डिक्रीज हो जाती तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता। बट जब इनिबिशन हो जाता है पीडी एंजाइम का, तो उससे जो एएमपी साइकिल है, एएमपी लेवल वो बढ़ता है। जब एएमपी लेवल बढ़ता है तो उससे ब्रोंको डायलेशन होता है, तो ब्रोंकाई होती है वो डायलेट हो जाती है। तो जो इसका इनिबिशन होता है पीडी का इनिबिशन हुआ तो एएमपी साइकिल इंक्रीज हुई। जब एएमपी साइकिल इंक्रीज होगी तो ब्रोंको डायलेटरी इफेक्ट शो होगा। एक तो इसका मोड ऑफ एक्शन का जो पहला तरीका वो ये है, और जो सेकंड है वो है ब्लॉकेज ऑफ एडेनोसिन रिसेप्टर। जो एडेनोसिन रिसेप्टर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्मूथ मसल। बेसिकली जब स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो ये जो एडेनोसिन रिसेप्टर है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल करता है। जब इसी को हम ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? तो ब्रोंकियो स्पाज्म होगा ही नहीं। जब ब्रोंकियो स्पाज्म होगा नहीं तो ब्रोंको डायलेटरी इफेक्ट्स होगा। तो एडेनोसिन कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल्स, बट जो मिथाइल जेनसेंस है, मिथाइल जेनसेंस प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट। अब जो मिथाइल जेनसेंस है वो इसके अपोजिट इफेक्ट, ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ये डायलेशन कराते हैं मिथाइल जेनसेंस। तो मिथाइल जेनसेंस के जो एग्जांपल है वो अमीनोफाइलिन है, डॉक्सीफाइलिन है और थियोफाइलिन है। तो अमीनोफाइलिन की बात करें, जो अमीनोफाइलिन होती है वो वाटर सॉल्युबल है। जो ये ड्रग है वाटर सॉल्युबल है और इसको आईवी देते हैं। जो इसका रूट होता है वो होता है आईवी, और इसको स्लोली एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे इसका जो डोज होता है वो 250 mg होता, तो 250 mg डोज को 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे। अगर रैपिड जल्दी से एडमिनिस्टर कर दिया, रैपिड एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हाइपोटेंशन हो सकती है, बीपी कम हो जाएगा और एरिथमिया कंडीशन होती है जिसमें जो अपनी हार्ट रेट होती है वो इरेगुलर हो जाती है, उसका जो पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता। तो एरिथमिया और हाइपोटेंशन ये दोनों कंडीशन अराइज हो सकती है अगर रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कर रहे हैं अमीनोफाइलिन। दूसरा जो ड्रग है वो है डॉक्सीफाइलिन। डॉक्सीफाइलिन का जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में अपना इफेक्ट शो करता है, और इसको बेसिकली ओरल रूट से दिया जाता है। इसको आईवी रूट से दे रहे हैं, इसको ओरल रूट से दे रहे हैं। डोज की बात करें तो डोज इसमें 400 mg देते हैं ओडी या बीडी में, इन एडल्ट में, और जो बच्चों में देते हैं वो 12 mg पर केजी इन चिल्ड्रन देते हैं। नेक्स्ट क्लास इज एंटीकोलिनर्जिक। तो M3 रिसेप्टर होते हैं, M3 कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे एयरवे के अंदर। M3 कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं हमारे एयरवे के अंदर, अगर उनका स्टिमुलेशन होता है तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो जो M3 रिसेप्टर को जब हम ब्लॉक कर देंगे तो उनका जो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन जो फंक्शन है, एक्शन है, वो खत्म हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। एंटीकोलिनर्जिक जब ड्रग्स देते हैं तो M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। जब M3 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो ब्रोंकियो डायलेशन इफेक्ट शो होता है, ब्रोंकियो डायलेशन हो जाता है ब्रोंकाइस का। अब इसकी हम बात करें तो ये मेनली गिवन मतलब दिए जाते हैं इनहेलेशन रूट से, मतलब नेजल रूट से दिए जाते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। और सीओपीडी के अंदर जो सीओपीडी कंडीशन है उसके अंदर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। इसके अंदर दो ड्रग आते हैं, एक तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आता है, दूसरा आता है टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है वो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, उसका जो एक्शन होता है वो 4 से 6 घंटे रहता है। और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड है वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, उसका जो एक्शन होता है वो 24 घंटे तक रहता है। और ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है वो मेनली अवेलेबल होते हैं इनहेलर्स के फॉर्म में, रोटाकैप के फॉर्म में और सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है ना, इन फॉर्म में ये मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो है ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट बेसिकली ओरल रूट से, मतलब ओरल रूट से दिए जाते हैं और ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है ना। और इनका मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के अंदर होता है। इसके अंदर दो ड्रग आते हैं, एक तो आता है मोन्टेल्यूकास्ट, दूसरा आता है जेफ्राल्यूकास्ट। तो मोन्टेल्यूकास्ट की जो हाफ लाइफ है वो है 3 to 6 आवर्स, और जो जेफ्राल्यूकास्ट है उसकी जो हाफ लाइफ है वो है 12 आवर्स। इसकी इंडिकेशन की बात करें, ये जो ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट ड्रग है वो हम लोग कहाँ पे देते हैं, तो माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा कंडीशन हो उस कंडीशन में देते हैं, सीवियर अस्थमा हो उस कंडीशन में देते हैं, और अस्थमा इंड्यूस एस्पिरिन या फिर एक्सरसाइज के दौरान अस्थमा इंड्यूस हो जाए तो उस कंडीशन पे भी हम लोग ये ड्रग दे सकते हैं। बात करते हैं हम लोग डोज की, तो डोज क्या रहेगा, तो मोन्टेल्यूकास्ट है वो 10 mg ओडी देंगे
जो जेफ्राल्यूकास्ट है वो 20 mg BD में देंगे। साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में हेडेक आता है, रेसेस आता है, नोजिया और वॉमिटिंग आता है। नेक्स्ट इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर के अंदर दो एग्जांपल आते, एक तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता, दूसरा आता कीटोटिफिन। तो जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है ये कोई जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है वो कोई ब्रोंकोडायलेटर नहीं है लाइक साल्ब्यूटामॉल, फॉर्मिटाट्रोल, इनकी वगैरह कोई इनकी तरह ब्रोंकोडायलेटर नहीं है। बट ये जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है ना वो हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। जो हाइपर एक्टिविटी होती इंड्यूस होती है एलर्जेंस की वजह से, रिटेंट की वजह से या कोल्ड एयर की वजह से, तो उस हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होता तो म्यूकस का प्रोडक्शन वगैरह भी रिड्यूस हो जाता और जो ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट है वो शो होता है। अब और जो ये सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है वो अस्थमैटिक अटैक में यूजफुल नहीं है। जो इसका रूट होता है वो इनहेलेशन रूट से दिए जाते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट या फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर, इनका रूट इनहेलेशन होता है। इंडिकेशन की बात करें इनको हम लोग कहाँ दे सकते हैं, किस किस कंडीशन में दे सकते हैं, तो ब्रोंकियल अस्थमा में देते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा में ये हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं जो एलर्जी वगैरह की वजह से होती है, और राइनाइटिस की कंडीशन में दे सकते हैं। और प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंशन, तो प्रिवेंट फ्रॉम द क्रोनिक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो कंजक्टिवाइटिस कंडीशन है उससे भी हम लोग को प्रोफाइलैक्सिस करता है ये सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में डिजीनेस होने लगती है, हेडेक होता है, रेसेस होते हैं और नेसल कंजेशन भी होता है। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होता है उनका। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसका कोई ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट नहीं है, बट जो इनका मोड ऑफ एक्शन होता, मोड ऑफ एक्शन क्या होता, जो भी जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है एंटी इंफ्लेमेटरी। तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट शो करते हैं जिससे जो भी मतलब इन्फ्लेमेशन कंडीशन अराइज होती है ब्रोंकाई के अंदर वो रिड्यूस हो जाती है और वही हेल्प करती है ब्रोंकाई के डायलेशन में। तो इसके अंदर डोजेस की बात करें जो ये दो तरह के होते हैं, सिस्टमेटिक और इनहेलेशन। तो सिस्टमेटिक के अंदर आता है प्रेडनिसोलोन। तो प्रेडनिसोलोन का जो डोज होता है वो होता है 20 से 60 mg, और ये बिक्लोमिथासोन है, ब्यूडिनिसोनॉइड है और फ्यूटिकासोन है, ये जो तीनों है ये तीनों आते हैं इनहेलेशन के अंदर। तो बेक्लोमिथासोन है, बेक्लोमिथासोन का जो डोज होता है वो 50 माइक्रोग्राम होता है, और ब्यूडिसोनाइड है, ब्यूडिसोनाइड का जो डोज होता है वो 200 से 400 माइक्रोग्राम ओडी या फिर क्यूडी में दिया जाता है। और फ्यूटिकासोन है, फ्यूटिकासोन का डोज होता है वो 100 से 250 माइक्रोग्राम बीडी में देते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में ये डिस्फोनिया करता है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस करता है, मतलब बहुत हैवी आवाज कर देता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है और सोर थ्रोट होता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ब्रोंकियोडायलेटर का वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे म्यूको। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूकोलाइटिक्स। तो जो म्यूकोलाइटिक्स जो टर्म है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। म्यूको का मतलब होता है म्यूकस और लाइटिक्स का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो जो म्यूकस और स्पूटम का ब्रेकडाउन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूकोलाइटिक्स। These drugs liquefy sputum by breaking the डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो हमारा स्पूटम होता है उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो उसको कनेक्ट करके रखते हैं। तो जो म्यूकोलाइटिक्स ड्रग्स हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और स्पूटम को लिक्विफाई करते हैं। जब स्पूटम लिक्विफाई हो जाता है उस कंडीशन में जो विस्कोसिटी होती है वो स्पूटम की डिक्रीज हो जाती है। जब विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये ड्रग्स। तो एग्जांपल की बात करें तो ब्रोमोहेक्सिन इसका एग्जांपल है, एम्ब्रोक्सोल एग्जांपल है, एसिटाइलसिस्टीन है और कार्बोसिस्टीन है। ये चार एग्जांपल है इसके म्यूकोलाइटिक्स के। तो म्यूकोलाइटिक्स का बेसिकली फंक्शन क्या है, ये स्पूटम के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होने के बाद स्पूटम लिक्विफाई हो जाता है तो इजीली बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। अब बात कर रहे हैं कार्बोहेक्सिन की। तो कार्बोहेक्सिन पोटेंट म्यूकोलाइटिक्स एंड म्यूकोकाइनेटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द स्पूटम, एंड म्यूकोकाइनेटिक्स का मीनिंग यहाँ पे है कि बॉडी से एक्सपेल आउट करवाना, बॉडी से बाहर निकलवाना। तो ये दोनों वर्क करता है ब्रोमोहेक्सिन, म्यूकोलाइटिक्स का भी वर्क करता है और म्यूकोकाइनेटिक्स का भी करता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है ब्रोमोहेक्सिन। अब डोज की बात करें तो 8 mg थ्राइस इन एडल्ट में दिया जाता है और बच्चों के अंदर 4 mg बीडी में दिया जाता है।
साइड इफेक्ट की बात करें ब्रोमोहेक्सिन की, तो साइड इफेक्ट है राइनोरिया हो जाएगा, लैक्रिमेशन हो जाएगा और हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल बेसिकली ओरली दिया जाता है, ठीक है ना, और जो इसका एक्शन है वो बेसिकली म्यूकोलाइटिक्स है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द स्पूटम। और इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट सिमिलर है ब्रोमोहेक्सिन की तरह। डोज की बात करें तो डोज 15 से 30 mg TDS डेली दिया जाता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है कार्बोसिस्टीन। तो कार्बोसिस्टीन का भी वही फंक्शन है, ये लिक्विफाई करता है स्पूटम को बाय ब्रेकिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करके स्पूटम को लिक्विफाई करता। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो रूट है वो ओरल रूट है। और जो मोस्ट इफेक्टिव है इन स्मोकिंग कफिंग, जो लोग सुट्टा वगैरह पीते हैं उनमें कफिंग होती है, उनके अंदर मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है कार्बोसिस्टीन ड्रग के अंदर। डोज की बात करें तो डोज 250 से 750 mg देते हैं TDS डेली। साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट होते हैं रेजिस होते और गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता। तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।